जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, ये वीडियो स्पेशली बिहार कांस्टेबल 2025 का है, 25 के लिए है। जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का, साथियों उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों देखिए, हम लोग इस वीडियो में साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू कीजिए पहले प्रश्न से। और साथियों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारे साथियों पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, आज का जो क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और आज की क्लास में बहुत सारी बातों को सीखेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला सवाल अब आपके सामने आ चुका है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। बिजली का जितना सारा भी उपकरण होता है ना साथियों, घरों में जो जुड़ा हुआ होता है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ होता है? क्या वो श्रृंखला क्रम में साथियों, या समांतर क्रम में, या फिर साथियों या तो श्रृंखला में या तो समांतर में, या फिर साथियों श्रृंखला और समांतर दोनों में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए साथियों, आपका जो या फिर जो भी घर हो ना, घरों में जो बिजली का उपकरण होता है ना, नॉर्मली उसको किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में साथियों? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस वजह से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। थोड़ा सा आप मतलब फटाफट समझ जाइए कि देखिए घरों में ना आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पंखा, बल्ब, कुछ भी को इस्तेमाल करते हैं। अगर उन सभी चीज़ों को आप अगर श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो एक बार स्विच ऑन कीजिएगा ना साथियों, तो सारा चीज़ चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो, फ्रीज हो, एसी हो, सब एक साथ ऑन हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन उसको आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो इसमें आपको जिसको यूज़ करना है उसको आप स्विच ऑन कीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए, बाकी बंद रहेगा। इसलिए साथियों घरों में जो बिजली का उपकरण होता है ना, उसको किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, यह है आपका दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़िए फटाफट कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। देखिए साथियों, हालांकि देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजीली इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्या तरीका है ना कि जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको आप पहले उतार लीजिए। आपको बोला क्या है कि प्रतिरोध ज्ञात करें, इसका मतलब आर आपको निकालने बोला है, तो इसको आप साइड में उतार के रख दीजिए। उसे क्या क्या दिया हुआ है साथियों कि एक विद्युत हीटर में 2 सेकंड में 2 सेकंड, इसका मतलब है कि टाइम कितना दिया हुआ है साथियों? 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, टी का मान दिया हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों 200 जूल कार्य करता है। अगर इसको आप इस तरह लिखिएगा कि जूल किसका मात्रक होता है? आपका उष्मा का, यानी हीट आपका कितना दिया हुआ है? एच का मान कितना दिया साथियों? 200 जूल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि उस सर्किट में यानी 2 एम्पियर, यानी एम्पियर बोले तो आई का मान कितना दिया हुआ है साथियों? आई का मान 2A दिया हुआ है। ठीक है, तो उस हीटर में प्रतिरोध पता करें। अब देखिए यहाँ से हम ना इजीली एक फॉर्मूला लगाएंगे और उसको आसानी से आर का मान निकाल लेंगे साथियों। देखिए आर का मान निकालने के लिए ना आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? क्या होता है? H इज इक्वल टू क्या होता है साथियों? आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए आपका एच का मान कितना दिया हुआ है, तो एच का मान 200 दिया हुआ है, उसको आप उतार दीजिए। बराबर आई का मान कितना दिया साथ 2A दिया हुआ है, तो 2 का यहाँ पे आई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान नहीं दिया, इसी को निकालना है, इसको उतार दीजिए। टी का मान 2 सेकंड दिया, इसको उतार दिए साथियों। जब आप इसको हल कीजिएगा तो देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 200 इधर रहने दीजिए, यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 4 दुनिया पे 8 हो जाएगा, 8 इंटू यहाँ पे आर हो जाएगा साथियों। अब इसको जब आप हल कीजिएगा ना तो ये 8 उस पर जाके जब भाग लगेगा तो आपका आर का मान कितना आ जाएगा साथियों? आपका आर का मान आ जाएगा यानी 8 आ जाएगा। तो रुकिएगा, आर का मान आपका कितना आ जाएगा? सुनिए रुकिएगा, 8 से जब इसको भाग लगाइएगा, 1 सेकंड, 8 से जब इसको आप भाग लगाइएगा तो भाग लगा दिए ना, ऐसे कीजिए आर बराबर 200/8 कर दीजिए। तो इसको जब भाग लगाइएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बजेगा 0 यानी 8 5 40 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा साथियों। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 25, और 25 के यहाँ पे क्या रहेगा? ओम रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या है? 25 ओम है साथियों। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 2 के बाद तीसरे प्रश्न में बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न आपके सामने में कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, यदि वो वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। देखिए साथियों विस्थापन बोला है, क्या विस्थापन 0 होगा या फिर 40 सेंटीमीटर होगा या 10 सेंटीमीटर होगा? पहले तो आप ये देख लीजिए, वृत्ताकार पथ है यानी एक वृत्त है साथियों, और उसमें से क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, चाहे देखिए अगर वो कहीं से भी चलना शुरू करें, मान लेते हैं वो यहाँ से चलना शुरू करता है साथियों, यहाँ से इस तरह चलते 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 वो फिर
फिर यहीं पे आ जाएगा, एक राउंड होगा, फिर दूसरे राउंड में भी वो वहाँ जहाँ से शुरू किया था वहीं आ जाएगा। इसका मतलब है साथियों, जहाँ से वो चलना शुरू किया फिर वहीं आ गया, तो उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक बात ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन जो आपका साथियों, विस्थापन आपका सदिश राशि है। क्या है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और विस्थापन से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए आपका विस्थापन जो है ना साथियों, रुकिएगा थोड़ा सा, ये जो आपका विस्थापन है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और विस्थापन आपका निगेटिव भी हो सकता है साथियों, और विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और विस्थापन क्या होगा साथियों, सदिश राशि होगा। और विस्थापन का आप एक परिभाषा समझ जाइए कि दो बिंदुओं के बीच की ना, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आया, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम जो दूरी होता है ना, न्यूनतम दूरी, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एक ऑप्शन उस पार चले गया था। चलिए कोई बात नहीं, 3 के बाद बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए साथियों चौथा प्रश्न अब आपके सामने में है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। ठीक है, कोई बात नहीं। धरती से टकराने पर लगने वाला समय, देखिए एक वस्तु है वो 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय। तो देखिए साथियों जो चीज़ दिया हुआ है ना उसको अपना पहले उतार लीजिए। क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है क्या, ऊंचाई बोले तो उसको एच आप लिख सकते हैं, एच लिखिए या फिर उसको आप एस लिखिए। बराबर कितना दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है साथियों। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आप बोला है कि मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है ना, तो मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो टकराने में लगा समय। तो देखिए धरती की ओर आ रहा है तो यहाँ पे जी का भी तो मान होगा ना साथियों। जी का मान कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो आपका गुरुत्व त्वरण होता है साथियों, या फिर उसको आप ए भी बोल सकते हैं। इसी को भी आप यहाँ पे ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अब देखिए जब वहाँ से ना वो मुक्त रूप से धरती की ओर गिरने लगता है तो इसका मतलब है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, यानी प्रारंभिक जो उसका वेग था वो कितना था साथियों, 0 था। ठीक है, तो धरती में टकराने में लगने वाला समय बोले तो उसको टी निकालने बोला है। आपको क्या बोला है कि टी बताइए, तो आपको टी का मान निकालने बोला है। तो यहाँ से ना आप एक फॉर्मूला इजी पुट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला साथियों, रुकिए आपको फटाफट हल कर दे रहे हैं। देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, S = UT + ½ AT²। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, S = UT + ½ AT²। अब देखिए आप क्या कीजिए ना, सबका मान सबको आप बिठा दीजिए उसके जगह में। S का मान कितना दिया हुआ है साथियों, S का मान 16 दिया हुआ है, इसको बैठा दीजिए। U देखिए 0 है तो 0 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे T है साथियों, T कर दीजिए, +1/2 इंटू A का मान क्या हो जाएगा साथियों, 9.8 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा साथियों। जब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 16 इधर रहने दीजिए, ये 2 और 9.8 इसको जब आप काटिएगा ना साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको इस 2 को इसको जब काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा साथियों, इंटू T² हो जाएगा। और आप बोलिएगा सर ये वाला कहाँ गया, तो 0 से जब इसको मल्टीपल कराइएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब जब इसको आप हल कीजिएगा ना साथियों तो क्या हो जाएगा, T² = 16/4.9 हो जाएगा। यानी इसको अगर आप हल कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3.26 आ जाएगा। उसके बाद आप टी का मान जब स्क्वायर हटा के रूट के इस पर लेके जाइएगा तो साथियों क्या हो जाएगा, 3.26, और 3.26 से जो आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, 1.8 आ जाएगा साथियों। यानी रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो 1.8 आ जाएगा। और 1.8 आपका कहाँ पे ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है साथियों, 1.8 सेकंड। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 1.8 सेकंड। यानी कितना टाइम लगेगा, तो उसको 1.8 सेकंड लगेगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए बहुत सारे मेरे प्रिय छात्र बार बार बोल रहे थे, बहुत सारे साथी, कि सर सवाल ना आसान है, घबराइए मत, हम लोग हर तरह का सवाल लेके आएंगे, थोड़ा हर मॉडरेट टाइप का भी सवाल लाएंगे साथियों, घबराइए मत। देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा रुकिएगा, एक ऑप्शन उस पार चले गया, उसको पहले हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्या है, उस पर फाइल एरिया है, फाइल एरिया लिखा हुआ है ना, चलिए यहाँ पे उसको हम लोग लिख लेते हैं अपने से। क्या है ऑप्शन डी में, यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या लिखा है साथियों, फाइल एरिया है, फाइलेरिया। देखिए आज ना थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा मिस हो गया साथियों, कोई बात नहीं, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। कि निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। आपको सवाल बोला है कि इन चारों में से कौन सा मच्छर से जनित रोग नहीं है, यानी मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता है। क्या साथियों, क्या आपका डेंगू, या फिर साथियों नींद की बीमारी, या फिर साथियों मलेरिया, या फिर साथियों फाइलेरिया। बताइए इन चारों में से कौन मच्छर से जनित रोग नहीं है।
तो साथियों देखिए, हम ना आपको एक एक करके बारीकी से सभी के बारे में बता दे रहे हैं। उसके जो आंसर होगा ना आप खुद से बता दीजिएगा। देखिए डेंगू जो है ना साथियों, डेंगू ये आपका किससे होता है? ये होता है आपका एडीज मच्छर से। किससे होता है? एडीज मच्छर से होता है साथियों। आपका डेंगू क्या होता है? एडीज मच्छर से। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपका जो एनोफिलीज है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है, मलेरिया, ये मलेरिया आप जानते हैं किससे होता है? मादा एनोफिलीज से। किससे होता है? मादा एनोफिलीज से। मादा एनोफिलीज क्या होता है साथियों? मादा एनोफिलीज से मलेरिया होता है। इस बात को आप जानते हैं कि मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज से होता है। और साथियों आपका देखिए फाइलेरिया जो है ना, फाइलेरिया आपका किससे होता है? क्यूलेक्स से होता है। किससे? क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपका क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर से होता है साथियों। और आपका मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है साथियों। बचा आपका कौन? नींद की बीमारी ना, ये आपका मच्छर से नहीं होता है, बल्कि आपका किससे? मक्खी से होता है। और आपको सवाल पूछा था कि कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी नींद की बीमारी जो है साथियों, यही आपका मच्छर जनित रोग नहीं होगा। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद छठा प्रश्न में। देखिए प्रश्न क्या अच्छे आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? देखिए किसमें ना प्रतिरक्षी गठन होता है साथियों? क्या आपका आरबीसी में होता है, या रक्त प्लेटलेट्स में होता है, या फिर रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है, या फिर डोनान की झिल्ली में होता है? बताइए प्रतिरक्षी गठन किसमें होता है साथियों? इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए प्रतिरक्षी जो गठन होता है ना साथियों, वो आपका हो जाता है रक्त प्लाज्मा कोशिका में। किसमें? रक्त प्लाज्मा कोशिका में क्या होता है? प्रतिरक्षी गठन होता है। और देखिए यहाँ से ना कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको कि देखिए ये आपका रक्त प्लाज्मा जो है ना, जो प्रतिरक्षी, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? आपका यही आपका करता है, रक्त प्लाज्मा एंटीबॉडी का निर्माण करता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलेंगे इसके बाद, और ये भी पूछ सकते हैं कि रक्त प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रक्त प्लाज्मा का निर्माण अस्थि मज्जा में। कहाँ साथियों? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोले साथियों पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? देखिए हम लोगों का ना निकटतम रिश्तेदार कौन है? क्या लेमर है, या चिंपैंजी है, या फिर नई दुनिया के बंदर है, या फिर पुरानी दुनिया के बंदर है? तो देखिए आपका ऑनलाइन सवाल था, आप ध्यान रखिएगा कि मनुष्य का जो निकटतम रिश्तेदार है साथियों, वो चिंपैंजी को माना जाता है। किसको? चिंपैंजी को मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। यानी 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि परशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बताइए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी साथियों? ऑक्सीजन की मात्रा आपको बताने बोला है कि परशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? क्या 4% होगा, या फिर 21% होगा, या 16%, या फिर 25%? फटाफट बताइए साथियों, परशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो साथियों परशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आपका कितना होता है? तो वो आपका हो जाता है 21%। कितना होगा साथियों? ध्यान रखिएगा 21% हो जाएगा। यानी 8 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि पसीने की ग्रंथियाँ जिसको कौन सा ग्रंथ बोलते हैं? यानी स्वेट ग्लैंड जिसको बोलाता है, खाली जगह की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। यानी खाली जगह की त्वचा में, यानी किसकी त्वचा में सर्वाधिक होती है? पसीने की ग्रंथियाँ जो होता है ना साथियों, वो आपका त्वचा के अंदर ना एक कौन सा स्वेट ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड पाया जाता है साथियों। स्वेट मने ही आपका पसीना होता है। यानी पसीना के लिए आपका कौन सा ग्रंथि डिपेंड करता है? यानी कौन सा ग्रंथि है साथियों? तो स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट ग्रंथि। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए स्वेट ग्रंथि जो है ना साथियों, वो आपका क्या है? पसीना के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए पसीना की ग्रंथियाँ जो है खाली जगह की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। यानी किस त्वचा में सर्वाधिक होता है? क्या आपका ललाट की, या फिर साथियों क्या बगल की, या पीठ की, या फिर हाथों की हथेली की? तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो हाथों की हथेली होता है ना, इसकी त्वचा में ना आपका स्वेट ग्लैंड जो है पसीने की ग्रंथियाँ, वो आपका सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि हथेली में ना बहुत ज़्यादा आपका पसीना होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 के बाद पढ़ेंगे 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? बताइए कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने का काम कौन करता है? क्या लाइसोसोम, या फिर प्लास्टिड, या फिर वैक्यूल्स, या फिर सेल वॉल? फटाफट जवाब दीजिए साथियों कि कौन सा कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने का काम करता है। तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। इस बात को आप जानते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 10 का कि आपका जो वैक्यूल्स है ना साथियों, वैक्यूल्स जो है ये आपका क्या होता है? कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। वैक्यूल कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने का काम करता है। यानी 10 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर। देखिए एक ऑप्शन फिर उस पार चले गया, पहले उसको देख लेते हैं क्या है? क्लोरेन कायमा है।
उस पार जो ऑप्शन चलेगा ना साथियों वो आपका क्लोरेन कायमा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपने हाथ से ही क्लोरेन कायमा। चलिए अब फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या लिखा हुआ है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंत कोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है। देखिए थोड़ा आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, उसके बाद जीवित, उसके बाद कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंत कोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? क्या उसको हम लोग कोलेन कायमा कहते हैं, या फिर स्क्लेरेन कायमा कहते हैं, या फिर पैरेन कायमा कहते हैं, या फिर क्लोरेन कायमा कहते हैं? बताइए साथियों इस सवाल का आपका क्या जवाब हो जाएगा? फटाफट आप इस सवाल का जवाब दीजिए 11 नंबर सवाल का। तो साथियों वो आपका वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पैरेन कायमा। क्या हो जाएगा साथियों? पैरेन कायमा। आप ध्यान रखिएगा पैरेन कायमा कोशिका जो होता है ना साथियों, यानी कि जिस ऊतक की कोशिका यानी पैरेन कायमा जो ऊतक है ना साथियों, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? पतली भित्ति वाली होती है। कैसी? पतली भित्ति वाली होती है, फिर जीवित भी होती है और कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। आपको इन चारों में से ना सही कथन का चयन करना है साथियों। इन चारों में से कौन सही होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, या फिर साथियों क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, या फिर साथियों चौथा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बताइए साथियों कौन सा कथन आपका क्या बोला है कि सही कथन है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट को ना पावर हाउस नहीं कहा जाता बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया साथियों। और पहला ऑप्शन आप देखिए क्या बोला है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होता है। नहीं साथियों, जंतु कोशिकाओं में ना कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसको भी आप काट दीजिए। उसके देखिए गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। नहीं साथियों, केवल आपका जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये तीनों कट गया और आपका बचा कौन? ऑप्शन सिर्फ सी बचा। तो सी में आप पढ़ लीजिए क्या है लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। देखिए साथियों ये बिल्कुल सही है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ना केवल वो आपका पादप कोशिका में ही पाया जाता है। यानी 12 नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपका है, फिर ऑप्शन उस पार चले गया साथियों। थोड़ा सा ना आज पीडीएफ में थोड़ा सा मिस हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए उस पर लिखा है केवल 2 और केवल 3। हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं अपने से, इस यहाँ पे लिख देते हैं साथियों। यहाँ पे लिख देंगे, रुकिएगा, यहाँ पे होगा केवल 2 और यहाँ पे डी ऑप्शन में केवल 3। देखिए आज थोड़ा जो पीडीएफ बनाने में ना मिस हो गया साथियों, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस या किन अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? बताइए किसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है? क्या आपका हीरे की संरचना, या फिर साथियों ग्रेफाइट की संरचना, या फिर फुलेरिन की संरचना? बताइए साथियों किसकी संरचना आपका किसके पिंजरे की तरह होती है? तो देखिए आपको बताते चले कि हीरे का जो संरचना होता है ना साथियों आपका त्रिविमीय होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है साथियों। उसके बाद आपका ग्रेफाइट जो साथियों, ग्रेफाइट का आपका कैसा होता है? षटकोणीय होता है। कैसा? षटकोणीय होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट का षटकोणीय होता है। लेकिन आपका फुलेरिन जो है ना साथियों, फुलेरिन इसकी संरचना कैसा होता है? पिंजरे के आकार का होता है, जिसको बंक मिस्टर फुलेरिन कहते हैं, यानी C60 के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अब आपको देखना है कि किसकी संरचना पिंजरे जैसा ना, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसका नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। सिर्फ कौन होता है आपका? सिर्फ ऑप्शन 3 होता है। तो 3 कहाँ पे है साथियों? देखिए पहला में 1 2 3 इसको तो काटे दीजिए, दूसरा में 2 और 3, 3 है लेकिन 2 नहीं, इसको भी काट दिए साथियों। केवल 2 ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए केवल 3 बिल्कुल यही सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों। केवल 3 यानी जो आपका C60 जो है ना वो आपका उसमें पिंजरे जैसी संरचना पाई जाती है साथियों। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर। देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने अब है, पढ़िए आप लोग फटाफट। क्या है कि वी मतलब वी से वेलोसिटी और टी से टाइम, यानी वेलोसिटी यानी वेग और समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। देखिए वेग समय ग्राफ वो किसका यानी किसका ये करता है अंतर्गत, यानी कौन? आपका क्षेत्रफल निकल के आता है साथियों। यानी वेग समय ग्राफ से क्या निकल के आता है? क्षेत्रफल निकल के आता है। तो बोला है कि क्षेत्रफल की इकाई, यानी क्षेत्रफल की इकाई क्या होगा आपको बताइए। क्या क्षेत्रफल का इकाई आपका
क्षेत्रफल का इकाई क्या मीटर स्क्वायर होगा साथियों, या फिर मीटर होगा, या फिर मीटर क्यूब होगा, या फिर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलेंगे इसके बाद चलेंगे 14 का, इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद बढ़ेंगे साथियों, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, 14 के बाद 15वां प्रश्न और बढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 15 आपका है कि निम्नलिखित में कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए समांगी तो पहले आप समझिए समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं। देखिए सम का मानी होता है बराबर, और अंग माने यानी एक एक टुकड़ा यानी एक एक कण, यानी जिसका एक एक कण ना क्या हो सम यानी बराबर हो। जिस मिश्रण में एक एक कण क्या हो साथियों बराबर हो उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। अब आप आंसर में आइए, क्या साथियों प्रदूषित वायु आपका समांगी मिश्रण होगा? कभी भी नहीं होगा, वायु आपका समांगी मिश्रण नहीं होगा साथियों। और गंदा पानी भी आपका समांगी मिश्रण नहीं होगा साथियों। लेकिन आपका नमक का जो घोल है ना, नमक का घोल ये आपका क्या हो जाएगा साथियों समांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे नमक का घोल हो गया, चीनी का घोल हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब चीज़ें आपका क्या होता है साथियों समांगी मिश्रण होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 15 के बाद बढ़ेंगे 16वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या 16 आपका, 16 पढ़िएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही आपको बोला है। अब आगे पढ़िए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? क्या आपका निर्जलीकरण है, या फिर साथियों वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण है, या फिर साथियों जलयोजन द्वारा दूसरा हाइड्रेट बनाता है, या फिर साथियों वायुमंडल के साथ संयोजन होता है। तो बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जमेगा कब साथियों? जब आपका वो जल के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4.2H2O। ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस साथियों। ठीक है, जब इसको हम लोग क्या करेंगे जल के साथ जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा साथियों? ये तब बन जाता है आपका जिप्सम बन जाता है। और क्या हो जाता है CaSO4.12H2O साथियों। क्या हो जाता है? हाफ H2O बन जाता है। और ये आप क्या हो जाता है? जिप्सम हो जाता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपका क्या होता है? जिप्सम। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि बता दीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, या फिर ये बता दीजिए कि आपका जो जिप्सम है ना उसका सूत्र क्या होगा। ये भी सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं साथियों। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना जमना क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बनाना। जलयोजन से दूसरा हाइड्रेट बनाना। देखिए ये आपका क्या था? यानी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट था। तो यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रेट क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बन गया। अर्ध हाइड्रेट यानी दूसरा हाइड्रेट बन गया। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। देखिए साथियों ये वाला सवाल ना TRE 2.0 में 6 to 8 में पूछा गया सवाल है साथियों। 6 to 8 मैथ साइंस में ये वाला सवाल पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका या फिर किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए किसका साथियों? भारी पानी का। किसका? भारी पानी का। और भारी पानी का अगर आपको सूत्र पूछ दे साथियों तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो साथियों 17 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर। देखिए 18वां प्रश्न आप देखिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा। 18वां प्रश्न आपका ये रहा, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, कोई बात नहीं। क्या है कि निम्नलिखित समीकरण में से ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ये जो आपका समीकरण दिया है साथियों इसमें से ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा हो जाएगा? क्या आपका HASO2 ये एक्वस सोल्यूशन है, उसके बाद NS जो आपका ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, फिर आपका H जो है H+ ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, उसके बाद क्या हुआ आपका AS, उसके बाद फिर SN4+ एक्वस सोल्यूशन और आपका H2O। तो देखिए साथियों यहाँ पे आपका देखिएगा SN2+ है, इसका मतलब अब वो आपका रिएक्शन होने के बाद क्या हो गया? SN4+ हो रहा है। इसका मतलब है कि उसमें से ना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है साथियों। इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप अगर देखिएगा यहाँ पे इन सभी ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? HASO2 का एक्वस सोल्यूशन, या फिर SN2+ का एक्वस सोल्यूशन साथियों, या फिर हाइड्रोजन आयन का एक्वस सोल्यूशन, या फिर SN4+ का एक्वस सोल्यूशन। फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 18 का। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी HASO2 का एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए भी चलेंगे बढ़ेंगे। इसके बाद 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 के बाद 19वां प्रश्न। देखिए एक ऑप्शन फिर उस पार चले गया है और उसका नाम क्या? आर्सेनिक है। चलो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग ना उसको ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपने से। उसका नाम क्या साथियों? आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, चलिए आर्सेनिक। अब बताइए साथियों क्या बोला है कि निम्नलिखित
में से कौन एक उपधातु है, कौन आपका उपधातु आपको बताना है। तो देखिए साथियों, सोडियम आपका क्या है, धातु है, लोहा भी आपका क्या है, धातु है, तांबा भी आपका क्या है, धातु है, लेकिन एक जो ऑप्शन बचा आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक आपका क्या होता है साथियों, ये आपका उपधातु होता है, यानी जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है ना, उसको उपधातु कहते हैं साथियों। ये आपका आर्सेनिक है। और आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आर्सेनिक जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है साथियों, इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा क्या, 19 का डी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद पढ़ेंगे 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बताइए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। क्या साथियों ए.ओ. लीवेनहॉग ने की थी, या फिर साथियों रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर रॉबर्ट कोच ने की थी, या फिर लुई पास्टर साहब ने की थी। बताइए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी साथियों। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी सबसे पहले, आपका लीवेनहॉग ने की थी। किसने, लीवेनहॉग ने की थी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले साथियों। और आप जानते हैं लीवेनहॉग के बारे में एक बात और आप जानते हैं कि सन 1674 में इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। इस बात को भी आप ध्यान जानते हैं साथियों। चलेंगे तो साथियों, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो ये बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ये टोटल 20 प्रश्न थे। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ें और मेहनत करें साथियों, क्योंकि आपको आपका जो सपना है, जो वर्दी पाने का सपना है, उसको आपको साकार करना है और अपने माँ बाप को सीने को चौड़ा करना है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।